तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आजकल अपन थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हॉब्स पढ़ रहे हैं। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपको हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के जो तत्व है उनके बारे में बता रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा हॉब्स ने एक निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में हमें व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब है कि जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जहाँ हर चीज जहाँ व्यक्ति को केंद्र माना जाता है। तो ये एक तरफ हॉब्स जो है वो एक असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, सर्वोच्च और निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। तो दूसरी तरफ वो व्यक्तिवाद, इसके दर्शन में हमें व्यक्तिवाद के भी दर्शन होते हैं। व्यक्तिवाद की जो मूल धारणा है उसके बारे में हम बात करें तो जितने भी संघ, समुदाय और अन्य संस्थाएं या राज्य हैं वे व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित है। यानी व्यक्तियों ने अपने हित के लिए, अपने स्व कल्याण के लिए इनको बनाया है। व्यक्ति ही इनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यक्ति साध्य हो जाता है और राज्य साधन मात्र। यानी व्यक्ति ने अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य की उत्पत्ति की है। अतः व्यक्ति की भलाई या बुराई जो है, व्यक्ति का सुख और दुख जो है वो राज्य और अन्य समुदाय की भलाई और बुराई या सुख या दुख समझा जाना चाहिए। बच्चों, इस दृष्टि से हॉब्स जो है वो पूर्णतः व्यक्तिवादी है। डनिंग ने इस संबंध में लिखा है कि हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। हॉब्स की विचारधारा में हम जब व्यक्तिवादिता का रूप देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा जो है उसके बारे में, मानव संबंधी जो धारणा है उसमें हम सबसे ज्यादा व्यक्तिवादी तत्व हमें दृष्टिगत होते हैं। हॉब्स की जो विचारधारा है, मानव संबंधी जो विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवादी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। हॉब्स जो है अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि वो उसे असामाजिक प्राणी कहता है जो आत्म केंद्रित है, जो चाहे वो करता है, जो मनोवेगों, अहम तथा लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत ये व्यक्तिवाद का एक मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, यानी राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स का जो समझौता है वो भी व्यक्तिवाद के अनुरूप है। उसका कहना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण जो है सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था और राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। इस प्रकार हॉब्स जो है वो राज्य के प्रति समस्त भावनात्मकता का त्याग कर उसे विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। हॉब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं है बल्कि व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। इस कारण तो सेबाइन ने लिखा है, इनकी जो लेवाइथन के बारे में लिखा है कि उसके सिद्धांत स्टुअर्ट राजाओं को, जिनका कि वह समर्थन करना चाहता है, दंभपूर्ण उक्तियों के कम से कम उतने ही विरुद्ध थे जितने कि उन क्रांतिकारियों के जिनका वह खंडन करना चाहता था। इसके अलावा बच्चों, राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। यानी राज्य को वह एक कृत्रिम संस्था मानता है और समझौते का परिणाम मानता है। तो इसका निष्कर्ष सीधा सा ये है कि राज्य जो है वो व्यक्ति साध्य बन गया है और राज्य उसका साधन बन गया है। यानी राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। वेपर ने कहा है कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त नहीं होती। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है।
इसके अलावा हॉब्स ने व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार देकर व्यक्तिवादिता को सिद्ध कर दिया है। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना जो है व्यक्तियों के द्वारा की गई और व्यक्तियों की आत्मरक्षा के लिए की गई है। अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य तो है, लेकिन व्यक्ति से राज्य का की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात न पहुंचता हो। हॉब्स कहता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को आप अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा कर सकता है। यानी आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति जो राज्य है, जो शासक है, उसकी अवज्ञा कर सकता है। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से भी मना कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने की भी बात करता है, परामर्श देता है। उसे मालूम हो जाता है व्यक्ति को कि यदि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जा रही है तो उसको भाग जाना चाहिए। व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञा का पालन भी तभी कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति की जीवन रक्षा करने की सामर्थ्य हो। यानी जब राज्य जो है वो जिस आधार पे उसको बनाया गया है, व्यक्ति ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको बनाया है, तो राज्य का दायित्व है कि वो उसकी आत्मरक्षा, उसकी रक्षा करे। यदि संप्रभु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो बच्चों व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकता है या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भी भक्ति रख सकते हैं। हॉब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया है वह उसे निश्चित रूप से व्यक्तिवाद की तरफ ले जाता है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा भी उसको व्यक्तिवादी सिद्ध कर देती है। इन सब के अतिरिक्त हॉब्स ने व्यक्तिवाद, राज्य के कार्यों की जो निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है वह भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के ही अनुरूप है। हॉब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्य को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्य से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य तो केवल व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दीबाजी अथवा विवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना होता है। कानून बाढ़ के सदृश है जो कि यात्रियों को रोकने के लिए नहीं वरन उन्हें सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ी की जाती है। हॉब्स के राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने की तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की पूरी स्वतंत्रता है। हॉब्स का यह भी धारणा है कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। वह उनसे केवल यह मांग सकता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानूनों के अनुसार ही होनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इस प्रकार बच्चों, हॉब्स को सामान्यतः निरंकुश राजतंत्र का उग्र समर्थक ही हम मानते हैं आज तक, किंतु वास्तव में उनकी विचारधारा जो है उसमें व्यक्तिवाद के प्रबल तत्व विद्यमान है। सेबाइन का कहना है कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। विश्वंभरनाथ वर्मा ने भी कहा है कि समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राजभक्त शक्ति का उदय और आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना, इन सब के पीछे हॉब्स का प्रचंड व्यक्तिवाद ही है। धन्यवाद बच्चों।